नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 15 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो डिस्कशन थोड़ा लेट हो गया। वैसे एक चीज़ आपको बताता हूँ, काफ़ी समय से ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्कशन कैसे भी करके ना जल्दी कर दिया जाए, और इसका मुझे बहुत गिल्ट आता है कि लेट डिस्कशन हो जाता है। लेकिन ना पूरी तरह से असफल साबित हुआ हूँ मैं। मतलब आपको भी पता है डिस्कशन लेट ही आता है। कर नहीं पाया मैं, मतलब बहुत ज़्यादा रात को जैसे देर हो जाती है काम करते करते, वो शेड्यूल बन नहीं पाया जो मैं चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना सुबह 8 बजे 7 बजे मतलब डिस्कशन जल्दी आना चाहिए। आज से मतलब 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले ना मैं उठा करता था जैसे 3 बजे 4 बजे, उस समय डिस्कशन 7 बजे 8 बजे तक आ जाया करता था। कुछ भी करके वो शेड्यूल मेरा बन ही नहीं पा रहा है, और हमेशा मुझे यूँ लगता है कि यार लेट हो गया लेट हो गया। खैर, कल से फिर से कोशिश करते हैं कि मतलब इंसान क्या कर सकता है, कोशिश ही कर सकता है। फिर से कोशिश करेंगे कि शेड्यूल कैसे ना कैसे करके चेंज किया जाए, डिस्कशन जल्दी किया जाए। इसमें देखो मेरा भी फ़ायदा है, मतलब आपका तो देखो डेफिनेटली है ही है, मेरा भी फ़ायदा है कि जल्दी मैं दूसरे काम में लग जाऊं, दूसरा कोई लेक्चर प्रिपेयर करना है तो वो बना लूं। खैर, आज कौन से आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं? आज देखो 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। एक सेम सेक्स मैरिज से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा है। और आज ज़्यादा आर्टिकल्स वैसे हैं नहीं। ये वेस्ट एशिया में चाइना ने सुलह करवाई है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। ये इशू हमने पहले भी डिस्कस किया कि डायरेक्टली यूपीएससी नहीं पूछेगी, लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट ये घटना है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं यूपीएससी ले रही है। इंडिया के लिए थोड़ा खतरा है, चाइना की इंटरफेरेंस बढ़ रही है, चाइना का दबदबा अलग अलग रीजन्स में बढ़ रहा है, तो इंडिया के लिए जाहिर तौर पे खतरा है। तो पहला सेम सेक्स मैरिज, दूसरा हम डिस्कस करेंगे इंडियन ओशन से संबंधित, इंडियन ओशन में कैसे इंडिया के पास एज है चाइना के कंपैरिजन में, और तीसरा एक एथिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोरल एटीट्यूड से संबंधित। मैंने आपको बताया था ना कि अब जब भी मौका मिलेगा, आर्टिकल कम होंगे तो सिलेबस का एक टॉपिक हम निपटाएंगे, ताकि धीरे धीरे करके आपका सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा निपटता जाए। अब ना एक फैक्ट है, वुमेन से संबंधित कुछ भी आपको लिखना हो ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप फैक्ट्स के तौर पे अपने आंसर्स में या फिर ऐसे में शामिल कर सकते हो। जो कितनी वुमेन, कितनी महिलाएं सिविल सर्विसेज में हैं, ये देखिए डेटा है 2021 का डेटा। ये कहता है कि 11% से भी कम महिलाएं आईएएस हैं। 2020 की बात करें तो 13% के आसपास महिलाएं आईएएस हैं। 2022 में 14% सेक्रेटरीज जो हैं वो वुमेन हैं। आज तक एक कोई भी कैबिनेट सेक्रेटरी महिला नहीं रही हैं। ये बात तो मैंने उस वीडियो में भी बताई थी जो सुमित वाले चैनल पे बनी थी। और आज के समय में सिर्फ 3 वुमेन चीफ सेक्रेटरीज हैं विभिन्न राज्यों में और यूटीज में। आज तक कभी भी कोई भी महिला सेक्रेटरी ऑफ होम, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या फिर सेक्रेटरी ऑफ पर्सनल नहीं रही हैं। तो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है, इसको आप शामिल कर सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित आपको कुछ लिखना हो तब। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडियन ओशन रीजन में चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन से संबंधित है। कन्फ्रंटेशन मतलब दोनों के बीच में लड़ाई हो, इस इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप ना इस मैप को ध्यान से देखिए। इंडियन ओशन रीजन में ना इंडिया के पास एक एज है चाइना के कंपैरिजन में, क्योंकि ज्योग्राफी इंडिया की ऐसी है कि इंडिया इंडियन ओशन पर डायरेक्टली नज़र रख सकता है। हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। इस वजह से इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इंडियन ओशन रीजन में जो भी शिप्स जाते हैं ना, उन पर इंडिया नज़र रख सकता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के थ्रू। और इंडिया की ज्योग्राफी भी ऐसी है कि इंडिया से अगर विमान उड़ान भरते हैं या फिर शिप्स जाते हैं तो रिलेटिवली इनको ईजी रहता है, जबकि चाइना के लिए मुश्किल है। अब देखो चाइना के शिप्स हैं, यहाँ से तेल लेके आते हैं, वेस्ट एशिया से गुजरेंगे तो आखिरकार यहाँ से ना मलक्का स्ट्रेट से, और इंडिया के पास में है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इंडिया चाहे तो इस पूरे एरिया को ना ब्लॉक कर सकता है। मतलब चाइना के शिप्स जो वेस्ट एशिया से तेल लेकर आ रही हैं
उनको रोक सकता है इंडिया यहां पर। समझ गए? तो इंडिया के पास एज है, चाइना का कोई भी शिप जाता है, इंडिया की ज्योग्राफी ऐसे है कि इंडिया के लैंड से ड्रोन वगैरह उड़ान भरें या फिर जो एयरक्राफ्ट हैं वो उड़ान भरें, हेलीकॉप्टर उड़ान भरें, वो पूरे इंडियन ओशन पर नज़र रख सकते हैं कब किसका शिप यहाँ से गुजर रहा है। हालांकि चाइना की जो सबमरीन्स हैं वो बहुत घूमने लगी हैं अब इंडियन ओशन रीजन में, उनको ऊपर से निगाह रखना मुश्किल होता है, तो सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इंडिया यूएस से कोऑपरेट कर रहा है, यूएस से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है। अब बात देखो ये आती है, ये सारी चीज़ें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो राइटर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है ना, उनका एक प्रपोजल है। प्रपोजल ये है, अगर देखो एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अभी जैसे लद्दाख में इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने हैं, वहां पर अगर लड़ाई होती है ना, तो ना चाइना के पास में एक एज है। चाइना और इंडिया की मिलिट्री को आप आपस में कंपेयर करोगे तो जाहिर तौर पे चाइना की मिलिट्री इंडिया से ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास टैंक्स वगैरह एयरक्राफ्ट ज़्यादा हैं, चाइना खर्च भी ज़्यादा करता है अपनी मिलिट्री पर। तो हमेशा ना इंडिया जब भी नेगोशिएट करता है ना चाइना के साथ में, इस फियर के साथ ही नेगोशिएट करता है कि चाइना की जो मिलिट्री है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है। इसी सोच के साथ, इसी डर के साथ हमेशा इंडिया चाइना के साथ डील करता है। बट देखो इंडिया ने ना अपनी कभी इंडियन ओशन वाले कार्ड को इस्तेमाल करने के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे ना, तो उनका ध्यान ना ज़्यादा नेवी वगैरह पे रहता था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी ट्रैवलर्स आए इंडिया में, कभी वो ईस्ट कोस्ट पर आए, कभी वो वेस्ट कोस्ट पर आए, दूसरे देशों से, यूरोपियन कंट्रीज से, यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में उन्होंने फैक्ट्रीज इस्टाब्लिश की। मतलब लैंड के रूट से तो बहुत कम ट्रैवलर्स आए और लड़ाइयाँ भी हुई। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान की नेवी यहाँ पर आ गई थी। जापान की नेवी ने सेकेंड वर्ल्ड वार में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया था। श्रीलंका के कोस्ट पर ब्रिटेन के शिप्स खड़े थे, उन शिप्स को डुबा दिया था। तो हमारे लीडर्स में ना हमेशा से ये डर था, वल्नरेबिलिटी थी कि देखो सीज से थोड़ा बच के रहना है। मतलब लीडर्स ने ना उस डायरेक्शन में नहीं सोचा कि आप एक बड़ी मैरीटाइम पावर बन सकते हो, आपकी ज्योग्राफी इतनी स्ट्रोंग है, मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो भी शिप्स गुजरते हैं, मैं आपको यहाँ से मिटा के दिखाता हूँ, एक सेकेंड आप रुक जाइए। हाँ अब ठीक है। लीडर्स ने ना कभी ऐसा नहीं सोचा कि इंडिया की ज्योग्राफी इतनी स्ट्रोंग है, जो भी शिप्स जाते हैं यहाँ से होके जाते हैं, लोकेशन का फ़ायदा इंडिया उठा सकता है, ऐसा सोचा नहीं। तभी तो उन्होंने ना लैंड पे ज़्यादा फोकस किया। लीडर्स को लगता था कि खतरा किससे है, पाकिस्तान से है, बाद में उन्हें रियलाइज़ हो गया चाइना से भी है। लेकिन ना उन्होंने इस प्रकार से नहीं सोचा कि एलएसी पर अगर चाइना के पास एज है तो इंडियन ओशन में इंडिया के पास एज है, तो इंडियन ओशन में इंडिया को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हालांकि देखो अब सरकार कर रही है। अब ना हाल ही में क्या हुआ है, सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हम चुपचाप ग्रेट निकोबार आइलैंड को एक होलिस्टिक नेवल बेस के रूप में डेवलप करेंगे। ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ना, मलक्का स्ट्रेट से सिर्फ 90 माइल्स की दूरी पे है। बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट मतलब जहां से चाइना के शिप्स या फिर दूसरे देशों के शिप्स गुजरते हैं, छोटा सा एरिया है, इससे सिर्फ 90 माइल्स की एरिया पे है, सॉरी डिस्टेंस पर है। काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इसको अब इंडिया चुपके धीरे धीरे एक बहुत बड़े नेवल बेस के रूप में डेवलप कर रहा है। हालांकि ये सरकार ने क्लैरिफाई नहीं किया है, क्लैरिफाई सरकार करेगी भी नहीं, क्योंकि देखो ये जो नेवल बेस जैसी चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल चुपके होती है कि दुश्मन देश को भी खबर ना लग पाए, तो ये अखबारों में नहीं आती है। तो राइटर कहते हैं ये क्लियर नहीं है कि इसको सिर्फ क्या सरकार रेकी वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करेगी इस नेवल बेस को, कि यहाँ से हमारे हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट उड़ान भरें और आसपास की लोकेशन की खबर लेकर आएँ, या फिर इसको बहुत बड़े थिएटर कमांड के रूप में डेवलप करेगी। थिएटर कमांड एक बहुत बड़ा एरिया होता है, मतलब बहुत बड़ी फोर्स वहाँ पे डिप्लॉयड होती है जो मिलिट्री एसेट्स को मोबिलाइज करती है
और फ्यूचर में युद्ध हो जाए कैसे इस जगह को यूज़ किया जाएगा, इसको बेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थिएटर कमांड इस्टेब्लिश की जाती है। राइटर ये कहते हैं, देखो जो भी महान वॉरियर्स हुए हैं ना, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन, उन्होंने ना कभी ऐसी लोकेशन पे युद्ध नहीं लड़ा जो उनकी पसंद की ना हो। मतलब समझ गए, ये महान वॉरियर्स ऐसे थे, इन्होंने ना वहां पे युद्ध लड़ा उस जगह पे जो उनके पसंद की थी, क्योंकि एक एडवांटेज हासिल हो जाता है। जैसे इंडियन ओशन में कल को इंडिया का चाइना के साथ युद्ध हो जाता है, तो यहां पे आसपास कैसी मैरीटाइम अवेयरनेस इंडिया के पास पूरी है, क्योंकि ट्रेडिशनली इंडिया का ही यहां पे इस पूरे एरिया में डोमिनेंस रहा है, तो इंडिया को इस पूरे एरिया की समझ है। तो इस वजह से इंडिया के पास इंडियन ओशन में एडवांटेज है। तो इंडिया को युद्ध लड़ना चाहिए ना, तो यहां पे लड़ना चाहिए चाइना के साथ में। चाइना का जो नियरेस्ट पोर्ट है ना, यहां से मलक्का स्ट्रेट से, वो 1500 माइल्स की दूरी पर है। और इंडिया की मान लीजिए लड़ाई हो गई एलएसी पर चाइना के साथ में, तो चाइना भी अपनी ऑयल सिक्योरिटी के लिए वेस्ट एशिया पर डिपेंडेंट है। चाइना के जो शिप्स हैं वो यहां से गुजरेंगे और इंडिया उनको रोक सकता है। जैसे देखो, फिर से आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, यहां से शिप गुजरेंगे, यहां पे इंडिया ने रोक दिया शिप्स को, तो फिर चाइना कुछ अपनी टास्क फोर्स भेजेगा, मिलिट्री शिप्स भेजेगा, जो भी भेजेगा चाइना, पता लगा के आओ कि क्या दिक्कत है, कहाँ पे शिप्स रुके हुए हैं। आप बोलोगे सर ये बातें तो वैसे भी फ़ोन पे पता लग जाती हैं। हाँ, वो सब ठीक है, मतलब छुड़वाने आएंगे, सीधा सीधा बोलें कि चाइना की तरफ से कोई मिलिट्री शिप आएगा छुड़वाने के लिए, तो फिर ना एक प्रकार से ना वो ट्रैप होगा और उन शिप्स को इंडिया फिर होस्टेज बना सकता है या फिर उनको टारगेट कर सकता है। एलएसी पर जो कुछ हुआ है नॉर्थ इंडिया में, उसको जवाब देने के लिए, उसका रिटालिएट करने के लिए। तो ये स्ट्रेटजी राइटर बताते हैं। स्ट्रेटजी तो क्या है सबको पता है, मतलब कहने का ये है कि जैसे देखो इंडिया हमेशा एक फियर से ऑपरेट करता है ना चाइना के साथ जब भी डील करता है, तो इंडिया को ना अपनी इंडियन ओशन की ताकत चाइना को रियलाइज करवानी चाहिए। चाइना को भी पता लगे कि इंडियन ओशन में चाइना के साथ, इंडियन ओशन में इंडिया के साथ नहीं लड़ना है, इंडिया के पास एज है, ये रियलाइजेशन चाइना को करवाना जरूरी है। देखो वैसे क्वाड का भी एक एग्रीमेंट है, क्वाड में 4 देश आपको पता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इनका आपस में एग्रीमेंट है इंटेलिजेंस शेयरिंग का, दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने का। तो जैसे देखो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में ये सारे सीज भी आते हैं, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, यहां से कोई चाइना का शिप आएगा, वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी इंडिया के साथ में। तो 4 देश आपस में जब इंटेलिजेंस शेयर करेंगे ना, तो इंटेलिजेंस काफी स्ट्रॉन्ग शेयर होगी इंडिया के साथ में। ये भी एज है इंडिया का इंडियन ओशन रीजन में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि इंडियन ओशन रीजन में अगर कन्फ्रंटेशन होती है चाइना के साथ में, तो इंडिया के पास में क्या एडवांटेज हैं। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सेम सेक्स मैरिज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सेम सेक्स मैरिज का मतलब है लड़के और लड़के के बीच में शादी या फिर लड़की और लड़की के बीच में शादी। पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बताता हूं अभी क्या हुआ है, फिर एक पुराने आर्टिकल की सहायता से भी हम समझेंगे डिटेल से इस पूरे इशू को। कंटेक्स्ट अभी ये है, देखो सेम सेक्स मैरिज अभी अलाउड नहीं है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचा था कि अलाउ कर दिया जाए सेम सेक्स मैरिज को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया था कि नहीं किया जाए, इससे समाज की जो वैल्यूज़ हैं वो खराब हो जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये मामला सेंड किया है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास में। मतलब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच अब ये डिसाइड करेगी कि सेम सेक्स मैरिज अलाउ होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा इशू हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहले बेसिक्स की बात करते हैं। हमारे देश में सेम सेक्स के कपल अगर आपस में शादी करता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का दूसरे लड़के से शादी कर लेता है, एक लड़की दूसरे लड़की से शादी कर लेती है, तो उस शादी को कानून मान्यता नहीं देता है। समझ गए, शादी वो बेशक कर लें लेकिन कानून की नजर में उसे शादी नहीं माना जाएगा। ऐसी सिचुएशन में वो कपल, सेम सेक्स कपल्स काफी सारे अधिकारों से ना वंचित हो जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं,
ये सारे वो अधिकार हैं जिससे सेम सेक्स के कपल वंचित रह जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट की पेंशन या फिर मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलते, जैसे मैटरनल बेनिफिट एक्ट नहीं होता उसमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं मिलते, लीव ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलता पार्टनर के लिए, राइट टू प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस का अधिकार नहीं मिलता, उसके बाद बच्चे को गोद लेना हो तो जॉइंटली एडॉप्ट नहीं कर पाते वो, और तलाक होने की सूरत में जैसे मेंटेनेंस जो दिया जाता है ना उसका अधिकार भी उनका खत्म हो जाता है। सबसे लास्ट में राइट टू टेक इमरजेंसी मेडिकल डिसीजंस, सारे के सारे जो अधिकार हैं उनसे वंचित रह जाते हैं सेम सेक्स कपल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड ये है, देखो इससे ना पर्सनल लॉज का पूरा जो ताना बाना है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर हम सेम सेक्स कपल्स की शादी को लीगलाइज करते हैं तो। जैसे देखो वो कपल्स जो अपने अपने धर्म के पर्सनल लॉज में शादी नहीं कर पाते ना, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1954, मुस्लिम मैरिज एक्ट, उनमें वो शादी नहीं कर पाते ना, तो वो शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। तो इजाजत चाहते हैं सेम सेक्स के कपल्स कि हमें भी इजाजत दी जाए, हम भी शादी कर सकें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। अब देखो यहां पर भी दिखते हैं, पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड अगेंस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया है कि जो भी आपका स्टैंड है वो आप लिखित में दीजिए, कब? 15 फरवरी से पहले। उसके बाद 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर अपना वर्डिक्ट देगा। अब देखो ना काफी सारी डायमेंशंस हैं इस पूरे इश्यू में। राइटर तो ये कहते हैं, देखो ऑलरेडी कुछ सुप्रीम कोर्ट के अच्छे जजमेंट्स आए हैं जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी को एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं, बट देखो बहुत कुछ आना बाकी है। अब एक जजमेंट आया 2017 में पुट्टास्वामी केस में, राइट टू प्राइवेसी से संबंधित। उसके बाद 2018 में नवतेज जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो अब क्रिमिनलाइज नहीं होनी चाहिए, यानी होमोसेक्सुअलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। पिटिशनर्स का आर्गुमेंट देखो ये है कि हमारी जो सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं दी जा रही है ना, ये काफी सारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। जैसे सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, आर्टिकल नंबर 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ के भी अगेंस्ट है। इसके साथ साथ पिटिशनर ने यह भी आर्गुमेंट दिया, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें अब इंडिया देखो इसका सिग्नेटरी है, ये जो 1948 का ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है। इस डिक्लेरेशन का भी आर्टिकल जो 16 है ना, वो ये कहता है मैन एंड वुमेन ऑफ फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनैलिटी और रिलीजन हैव द राइट टू मैरी एंड टू फाउंड ए फैमिली। तो इस डिक्लेरेशन का आर्टिकल नंबर 16 है, ये उसको भी वायलेट करता है। सरकार के द्वारा यह कहना कि सेम सेक्स कपल जो हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते। समझ गए? अब देखो राइटर ना एक डायमेंशन और डालते हैं। मान लीजिए सेम सेक्स कपल्स को इजाजत मिल भी जाती है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में शादी कर लीजिए, तो भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? जैसे देखो आप अक्सर ये चीज देखते हो कि एक अलग अलग धर्मों के जो कपल हैं आपस में शादी कर लेते हैं, लड़का लड़की दोनों अलग अलग धर्म के हैं। अब दिक्कत यह होती है कि जब वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में अपनी शादी रजिस्टर करवाना चाहते हैं ना, तो रूल ये है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उनको बोलेगा कि मैं आपकी एप्लीकेशन लेता हूं, तो ना वो उस चीज को कि पब्लिसाइज कर देते हैं कि ये कपल शादी करना चाहता है, किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन रजिस्टर करवा सकता है। 30 दिन का टाइम देना होता है। जैसे आज 10 जनवरी है, आज कोई कपल आया शादी की फरियाद लेके कि हम शादी करना चाहते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पहले उस एप्लीकेशन को ना पब्लिसाइज कर देगा कि ये लोग, ये लड़का ये लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, किसको दिक्कत है तो वो अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। 30 दिनों तक अगर कोई ऑब्जेक्शन ना आए तब जाके फिर उनकी शादी होती है। लेकिन देखो इसी बीच कुछ लोग जैसे विरोध करने लगते हैं अलग अलग धर्मों के, वो कहते हैं कि नहीं शादी नहीं होने देंगे। तो राइटर ये कहना चाहते हैं जब देखो इंटर रिलीजियस मैरिज होती है तब भी बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। तो सेम सेक्स कपल्स को अगर इजाजत दी जाएगी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, तब भी यह दिक्कत उनको आएगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पब्लिसाइज करेगा कि ये कपल्स सेम सेक्स के हैं, शादी करना चाहते हैं, किसको ऑब्जेक्शन है तो आ जाए। तब तक तो देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, हम ये शादी नहीं होने देंगे, रुकावट आ जाएगी शादी में।
तो मतलब ये जो प्रोविजन है ना, इसको भी हटाया जाए कि 30 दिन पहले आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फरियाद देनी है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पब्लिसाइज करेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तब जाके शादी होगी। समझ गए? अब देखो एक और डायमेंशन है यहां पे। डायमेंशन ये है, के.एस. पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कहा था। अब जो सेम सेक्स कपल हैं, अब शादी करना चाहते हैं, अगर उनको इजाजत मिल गई स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा उनको कि आप फरियाद लेके आइए, मैं उसको पब्लिसाइज करूंगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जैसे ही वो पब्लिसाइज करेगा, ये तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो गया ना, प्राइवेसी तो खत्म हो गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने सबको बता दिया कि ये सेम सेक्स के हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ये राइट टू प्राइवेसी का भी हनन है, जो कि अब एक फंडामेंटल राइट है। समझ गए? अब देखो एक पॉइंट ये आता है, वैसे तो ना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 में एक अच्छा जजमेंट दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 में बोला था कि वो लोग जो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना चाहते हैं ना, वो ये बात चूज कर सकते हैं कि उनकी यूनियन को, उनकी शादी को पब्लिसाइज ना किया जाए। लेकिन देखो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था, तो पिटिशनर जो है ना, अब वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ना कॉन्क्रीट जजमेंट दे इस इश्यू पर, और वो एक कानून की शक्ल ले ले, ताकि भारत के किसी भी हिस्से में सेम सेक्स कपल अगर शादी करते हैं तो उनके साथ इस प्रकार से बिहेवियर, उनके साथ इस प्रकार से ट्रीटमेंट ना हो कि शादी पब्लिसाइज हो जाए, उनको गलत मतलब उनको अच्छा फील ना हो, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। समझ गए? लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, अगर देखो इंडिया सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देता है ना, तो इंडिया उन 30 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां पर अभी तक सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया है। और एशिया में इंडिया दूसरे नंबर का देश होगा। एशिया में देखो अभी तक सिर्फ ताइवान ऐसा देश है जहां पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करार दिया गया है। तो इंडिया ताइवान के बाद पहला ऐसा देश होगा जहां पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया जाएगा। तो एशिया में इंडिया उन देशों की लिस्ट में शामिल होगा जहां पे सेम सेक्स कपल्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया है। तो इस प्रकार से देखो हमने इशू रिवाइज कर लिया। अब आज के आर्टिकल में क्या कुछ नया आया है वो मैं आपको बताता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड देखो साफ है, जैसे रिवीजन वाले आर्टिकल के स्टार्टिंग में भी बताया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखो इससे ना समाज की वैल्यूज डिग्रेड हो जाएंगी, कल्चरल वैल्यूज का नाश होगा, रिलीजियस नॉर्म्स का नाश होगा। इन वैल्यूज को बचाने के लिए सेम सेक्स मैरिज को हमें लीगलाइज नहीं करना चाहिए। जबकि देखो बाकी पॉइंट्स तो सेम है आर्टिकल में जो सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में दिए जाते हैं, बट एक चीज यहां पे और भी है। सुप्रीम कोर्ट अगर देखो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करता है ना, तो एक बार फिर से ये वही बात हो जाएगी जैसे इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन डिसाइड करेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और बोला गया कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है, जुडिशरी अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाके काम कर रही है। तो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाता है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो एक बार फिर से ये जुडिशियल एक्टिविज्म वाला एग्जाम्पल होगा। जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं, इसे ओवररीच बोलिए। मतलब देखो जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म, इसमें लाइन ना बहुत थिन है। दोनों में एक चीज कॉमन है कि जुडिशरी अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाके काम करती है। जुडिशरी का काम होता है वर्डिक्ट देना, एडजुडिकेट करना। जब जुडिशरी कानून बनाना स्टार्ट कर दे तो ये मतलब होता है कि जुडिशरी अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाके काम कर रही है। तो दोनों जुडिशियल ओवररीच में और जुडिशियल एक्टिविज्म में दोनों चीज कॉमन है कि जुडिशरी अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाके काम करती है। लेकिन मान लीजिए जुडिशरी ने जो काम किया, मान लीजिए बना दिया, अगर वो पॉपुलर है तो इसे बोल दिया जाएगा कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। अगर वो पॉपुलर नहीं है तो एक्सपर्ट्स के द्वारा बोल दिया जाता है कि ये ओवररीच है। सिर्फ इतना मतलब है कि जनता उसे कैसे लेती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से कानून बनाती है ना सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट तो होगा। लेकिन द हिंदू का तो ये मानना है ये समय की आवश्यकता है, सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाना चाहिए। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो सिलेबस वाला डिस्कस करेंगे, एथिक्स का, मोरल एटीट्यूड से संबंधित। मोरल एटीट्यूड, एथिक्स का एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो मोरल एटीट्यूड को डिस्कस करने से पहले आप मुझे मोरालिटी का मतलब बता दीजिए। मोरालिटी से आप क्या समझते हो?
मोरालिटी मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स जिसके बेस पर आप सही और गलत की पहचान करते हो, मतलब ये आइडेंटिफाई करते हो क्या सही है क्या गलत है। मोरल स्टैंडर्ड्स देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैपिटल पनिशमेंट किसी के लिए मोरल है और किसी दूसरे पर्सन के लिए कैपिटल पनिशमेंट इमोरल है, मतलब किसी के लिए सही है किसी के लिए गलत है। उसी प्रकार से यूथनेशिया में क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्सन कोमा में है और ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है, तो फिर रिसोर्सेज को सेव करने के लिए इंजेक्शन देखें पीसफुली डेथ दे दी जाती है उस पेशेंट को। ये मतलब होता है यूथनेशिया का। अब यूथनेशिया देखो किसी के लिए सही है किसी के लिए गलत है, किसी के लिए ये मॉरली राइट है किसी के लिए मॉरली रॉन्ग है। समझ गए? तो मोरल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। तो मोरालिटी के बारे में समझने के बाद अब हम बात करते हैं मोरल एटीट्यूड की। देखो मोरल एटीट्यूड का सिंपल मतलब है एटीट्यूड टूवर्ड्स मोरालिटी। मोरल एटीट्यूड्स देखो वो एटीट्यूड होते हैं जो कि हमारी मोरल कन्विक्शंस पर आधारित होते हैं। आपका मोरल एटीट्यूड क्या है इससे ये पता लग जाता है आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए आपका जो मोरल एटीट्यूड है वो न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन के अगेंस्ट है। न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन समझते हो ना, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना। जैसे ईरान न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, मतलब ईरान न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करना चाहता है। बट आपका जो मोरल एटीट्यूड है वो न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन के अगेंस्ट है, मतलब आपके अनुसार न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करना ये गलत है। तो आपका मोरल एटीट्यूड न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन के अगेंस्ट था, तो मतलब पता लग गया कि आपके हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने चाहिए या फिर नहीं हासिल करने चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपका मोरल एटीट्यूड कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट है तो इसका मतलब ये है आपके हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट देना गलत है। और अगर आपका जो मोरल एटीट्यूड है वो कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में है तो इसका मतलब आपके हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट देना सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो मतलब आपका मोरल एटीट्यूड क्या है इससे पता लग जाता है कि आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, मोरालिटी देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, उसी प्रकार से मोरल एटीट्यूड जो है वो अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग होता है। किसी इंडिविजुअल का मोरल एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप के प्रति, लेकिन किसी दूसरे इंडिविजुअल का मोरल एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप के प्रति। देखो एक बात यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, मोरल एटीट्यूड एक न्यूट्रल कंसेप्ट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि न्यूट्रल कंसेप्ट क्या है। देखो आपको जलेबी पसंद है, आपको गुलाब जामुन पसंद है, आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है जलेबी के प्रति, तो इसमें सही और गलत की बात इन्वॉल्व नहीं है ना। ठीक है भाई, आपको जलेबी पसंद है, खाओ, आप रबड़ी में डाल के खाओ, जैसा मर्जी खाना चाहो आप खाओ। लेकिन किसी इंडिविजुअल को रबड़ी पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, इससे सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट कैपिटल पनिशमेंट का जो इशू है, न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन का जो इशू है, ये ऐसे इश्यूज हैं जिनसे सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। इनमें सही और गलत की बात इन्वॉल्व होती है। समझ गए? हाँ, एक और बात आपको बोलूं, बीफ खाना, बीफ नहीं खाना, नॉन वेजिटेरियन खाना या फिर नहीं खाना, इसमें सही और गलत इन्वॉल्व है। समझ गए? कुछ लोगों के लिए बीफ खाना उचित हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, खास करके हिंदू धर्म के लोगों के लिए बीफ खाना मतलब धर्म के खिलाफ है बहुत ज़्यादा। तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें मोरालिटी इन्वॉल्व है। आपको पता है हमारा समाज बीफ के इशू पर हमेशा से सेंसिटिव रहा है। मतलब इवन आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो भी आपको ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि ब्रिटिश ईरा में भी दंगे हो जाया करते थे बीफ के इशू को लेके। तो कहने का मतलब देखो ये है, मोरल एटीट्यूड में सही और गलत क्या है आपके अनुसार, ये चीज़ इन्वॉल्व होती है। अगर
किसी टारगेट ऑब्जेक्ट को लेके, टारगेट ऑब्जेक्ट जैसा आपको पता है कुछ भी हो सकता है, इवेंट हो सकता है, प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है। अगर किसी टारगेट ऑब्जेक्ट को लेके आपका जो एटीट्यूड है उसमें सही और गलत कुछ इन्वॉल्व नहीं है, जैसे आपको शाहरुख खान की मूवी पसंद है या फिर टॉम क्रूज की मूवी पसंद है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी पसंद है, इसमें कुछ सही है गलत नहीं है ना, ठीक है पसंद है तो देखो आप, ना तो इसमें कोई सही और गलत का इशू इन्वॉल्व है और ना ही शाहरुख खान की मूवी देखने से या फिर टॉम क्रूज की मूवीज देखने से सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार के एटीट्यूड को आप कह सकते हो ए मोरल एटीट्यूड। ए मोरल जो एटीट्यूड होते हैं ये न्यूट्रल कंसेप्ट है, बट जो मोरल एटीट्यूड का कंसेप्ट है ना वो न्यूट्रल नहीं है। मोरल एटीट्यूड बायस्ड होता है, किसके प्रति? सही के प्रति, रेटिशियसनेस के प्रति। और जो इमोरल एटीट्यूड होता है वो बायस्ड होता है, किसके प्रति? बिल्कुल ठीक सोचा, गलत के प्रति। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, मोरल एटीट्यूड एक न्यूट्रल कंसेप्ट नहीं है, नाम में ही मोरल है। मतलब मोरल एटीट्यूड वो एटीट्यूड जो सही हो, मतलब कम से कम इंडिविजुअल के हिसाब से सही हो, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से सही और गलत अलग अलग होता है। तो ये हमने मोरल एटीट्यूड के बारे में बेसिक्स डिस्कस किए डिटेल से, काफी सारे एग्जांपल्स के साथ। अब थोड़े फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं मोरल एटीट्यूड के। देखो मोरल एटीट्यूड स्ट्रोंग होता है, मतलब कि जो नॉर्मल एटीट्यूड होता है, आपको क्या पसंद है, आप किसके बारे में कैसा सोचते हो, मूवी के बारे में कैसा सोचते हो, वो एटीट्यूड इतना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होता। लेकिन ऐसे इश्यूज जिसमें राइट और रॉन्ग इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आप स्ट्रोंगली फील करते हो, मतलब मोरल एटीट्यूड रिलेटिवली स्ट्रोंग होता है। इट शो हायर कोरिलेशन विद द बिहेवियर। इसका मतलब ये है, जैसे देखो आपका जो बिहेवियर है वो आपके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, कोई जरूरी नहीं कि आपका जो एटीट्यूड है आप उसी प्रकार से बिहेव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका जो एटीट्यूड है वो टॉम क्रूज की मूवीज के प्रति पॉजिटिव है, बट कोई जरूरी नहीं ना कि आप टॉम क्रूज की मूवीज देखोगे ही। भैया मेरी एग्जाम है, नहीं देखूंगा मैं, मुझे अच्छी लगती है मूवीज देखना, टॉम क्रूज की मूवीज, लेकिन मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे पेपर हैं, जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा मैं नहीं देखूंगा। तो मतलब आपका एटीट्यूड वैसे तो पॉजिटिव है टॉम क्रूज की मूवीज के प्रति, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा ही। लेकिन सामान्यतः मोरल जो एटीट्यूड होता है वो बिहेवियर में ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसान आंदोलन के पक्ष में हो, आपको लगता है किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही है, तो फिर ज्यादा संभावना है कि आप किसान आंदोलन के पक्ष में फेसबुक पर पोस्ट डालोगे या फिर किसान आंदोलन को ज्वाइन करोगे। उसी प्रकार से अगर आपको लगता है किसानों का जो आंदोलन है वो गलत है, किसानों को नहीं प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो फिर हो सकता है कि आप फेसबुक पे या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फार्म लॉज के पक्ष में अपना जो पोस्ट है वो डालो और दूसरे लोगों को भी कहो कि प्रोटेस्ट जो है वो गलत है, लॉज जो है वो सही है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है, मोरल एटीट्यूड ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है बिहेवियर में एज कंपेरिजन टू सिंपल एटीट्यूड। और उसके बाद नेक्स्ट है, इट शोज यूनिवर्सलिज्म। इसका मतलब देखो ये है, आपका किसी इशू के प्रति जो मोरल एटीट्यूड होता है, आपको लगता है दूसरे लोगों का भी यही एटीट्यूड हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये लगता है पब्लिक प्लेसेस में या फिर खुले में कूड़ा फैलाना गलत है, तो आप दूसरों को भी बोलोगे, आप चाहोगे कि दूसरे भी आपकी तरह ही एक्ट करें और खुले में कूड़ा ना फैलाएं और पब्लिक प्लेसेस में कूड़ा ना फैलाएं। तो यूनिवर्सलिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि आपका जो मोरल एटीट्यूड है, आप चाहते हो कि दूसरे लोगों का भी यही एटीट्यूड हो। नेक्स्ट, इमोशनल कंटेंट काफी ज्यादा हाई होता है मोरल एटीट्यूड में। देखो एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, आपको याद होगा, कैब मॉडल, कोग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। तो ये अफेक्टिव जो कंपोनेंट होता है ये काफी ज्यादा डोमिनेट करता है मोरल एटीट्यूड में। इमोशंस जुड़े होते हैं लोगों के मोरल एटीट्यूड में, इसी की वजह से मॉब लिंचिंग हो जाती है। लोगों को लगता है कि बीफ खाना बहुत ज्यादा गलत है, मोरल एटीट्यूड जो है लोगों का उसके अनुसार बीफ खाना गलत है। तो इसी वजह से जब
कोई बीफ खाने वाला पर्सन मिलता है या फिर जो गाय को ले जाया जाता है, तो उस पर इवन मॉब लिंचिंग तक हो जाती है, क्योंकि लोगों के जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं मोरल एटीट्यूड में। उसके बाद है इनहेरेंट जस्टिफिकेशन। मोरल एटीट्यूड के मामले में देखो जस्टिफिकेशन जो है काफ़ी बार इनहेरेंट होती है, मतलब लॉजिक वगैरह आप अप्लाई नहीं करते। जैसे नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाना होता, मतलब सही बात है नॉनवेज नहीं खाना होता नवरात्रि के दौरान, लेकिन ज़्यादातर लोग जानने की भी कोशिश नहीं करते क्यों। इनहेरेंट जस्टिफिकेशन है कि हाँ बस नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाना है। बिना किसी जस्टिफिकेशन के अगर नवरात्रि के दौरान कोई नॉनवेज खाता है तो हम इसे गलत मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मोटिवेशन टू एक्ट। देखो आपका जो मोरल एटीट्यूड है किसी इशू के प्रति वो आपको मोटिवेट भी करता है आपको एक्शन लेने के लिए। काइंड ऑफ ये वही बात हुई। सेकंड वाला पॉइंट देखिए, इट शोज हायर कोरिलेशन विद द बिहेवियर। मतलब अगर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट आपका मोरल एटीट्यूड है तो कल को कोई रैली निकलेगी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट, या फिर कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट आपका एटीट्यूड है मोरल एटीट्यूड, तो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट कल को कोई रैली निकलेगी तो संभावना है कि आप एक्शन भी लोगे। आप या तो उस रैली में हिस्सा लोगे या फिर अपनी तरफ से कुछ कदम उठाओगे उस रैली को सपोर्ट करने के लिए। तो मतलब मोरल एटीट्यूड आपको एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए। इसके बाद अब देखो ये पॉइंट आता है कि बहुत ज्यादा मोरल एटीट्यूड होना किसी इश्यू के बारे में, इससे नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, देखो मोरल एटीट्यूड जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो मोरल एटीट्यूड आपका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है किसी इशू पर, तो दूसरे पर्सन का भी काफ़ी स्ट्रोंग है, दोनों के बीच में तो लड़ाई हो जाएगी ना। उसी का तो रिजल्ट है बीफ के ऊपर आपस में लड़ाई होना, दंगे होना। दूसरे इश्यूज को लेके भी काफ़ी बार दो कम्युनिटीज़ के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट हो जाती है। ये इसी का नतीजा है टू मच मोरल एटीट्यूड। अगर देखो बहुत ज़्यादा मोरल एटीट्यूड होता है विभिन्न इश्यूज को लेके, बहुत इंटेंसिटी वाला, बहुत डेप्थ के साथ मोरल एटीट्यूड होता है, तो लोगों के बीच कोऑपरेशन काफ़ी पुअर होता है, सोशल नॉर्म्स पर डिसएग्रीमेंट आ जाता है। वैसे तो देखो किसी भी सोसाइटी के लिए सोशल नॉर्म्स सेम से होते हैं। सेम मतलब मान लीजिए हमारे समाज में खास करके जैसे गांव में लिव इन रिलेशनशिप को बुरा माना जाता है, बट अगर मोरल एटीट्यूड ज़्यादा हावी होगा तो फिर गांव में ही लिव इन रिलेशनशिप को लेके अलग अलग लोगों की राय जो है वो अलग अलग होगी, सोशल नॉर्म्स पे एग्रीमेंट नहीं हो सकेगा। सबसे लास्ट में अगर देखो बहुत स्ट्रॉन्ग मोरल एटीट्यूड या फिर मोरल कन्विक्शंस हैं तो इससे समाज में इनटॉलरेंस भी बढ़ता है, वायलेंस का एक्सेप्टेंस भी बढ़ता है। कैसे, फिर से आइए पिछली स्लाइड पर, इसमें हमने क्या डिस्कस किया। देखो अगर मोरल एटीट्यूड होता है तो ये यूनिवर्सलिज्म शो करता है। आपका जो मोरल एटीट्यूड है आप चाहते हो दूसरों का भी वही एटीट्यूड हो, दूसरों का भी वही मोरल एटीट्यूड हो। तो अगर देखो किसी दूसरे पर्सन का दूसरा मोरल एटीट्यूड है तो फिर इनटॉलरेंस पैदा होगी, क्योंकि आपका मोरल एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सामने वाले का जो मोरल एटीट्यूड है वो आपसे अलग है, तो आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इनटॉलरेंस पैदा होती है अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होता है, मोरल एटीट्यूड होता है इंडिविजुअल्स में। तो ये कुछ इंप्लीकेशंस हमने डिस्कस की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोरल एटीट्यूड या फिर स्ट्रॉन्ग मोरल कन्विक्शंस होने से। अब लास्ट में देखो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी सहायता से वो अपनी जो मोरल कन्विक्शंस हैं उसको समय समय पर रिन्यू कर सके। अगर ज़्यादा अच्छी नॉलेज सामने आती है तो फिर ऐसा नहीं कि पुराने मोरल एटीट्यूड पे बंदा स्टिक है। अगर कुछ नई चीज़ पता लगी है, फॉर एग्जांपल कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, यूथनेशिया के बारे में, या फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के मामले में नई चीज़ें सामने आई हैं, नई थ्योरीज सामने आई हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल को तैयार रहना चाहिए अपनी मोरल कन्विक्शंस को अपग्रेड करने के लिए। ऐसा नहीं कि बस आपने एक बार ठान लिया तो ठान लिया और आप अपना मोरल एटीट्यूड जो है वो चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं हो। वैसे जैसा हमने डिस्कस किया, चूंकि मोरल एटीट्यूड में इमोशनल
कंपोनेंट यानी इफेक्टिव कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से मोरल एटीट्यूड आसानी से चेंज नहीं होता, मोरल एटीट्यूड बहुत मुश्किल से चेंज होता है। तो इस प्रकार से हमने मोरल एटीट्यूड के बेसिक्स को डिस्कस कर लिया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।